जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक रहेगा विराम चिन्ह। इससे पहले 10 विराम चिन्हों के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। इसके साथ साथ बाकी के जो विराम चिन्ह हैं उनको भी आज कंटिन्यू करेंगे, फिर एक नया टॉपिक लेंगे। तो विराम चिन्ह में विराम कहते हैं आराम को, ठहराव को, विश्राम को। चिन्ह कहते हैं संकेत, प्रतीक, निशान को। इसमें आज यहाँ से चीज़ें शुरू करनी है। एक चिन्ह होता है प्यारे दोस्तों अवतरण चिन्ह। कौन सा चिन्ह होता है? अवतरण या उद्धरण। अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अवतरण और उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम एक तो प्रयोग करते हैं इस रूप में, इसको बोलते हैं दुकरा चिन्ह। इसको क्या कहा जाता है? दुकरा चिन्ह कहा जाता है। और एक दूसरा प्रयोग करते हैं हम एक के रूप में, इसको बोलते हैं इकरा चिन्ह। तो ये दो चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी दूसरे के कथन को या अपने विचारों को सूक्ति के रूप में प्रयुक्त करने के लिए किया जाता है। जब भी आप किसी के दूसरे के विचार या अपने खुद के विचारों को आप हाईलाइट करना चाहते हो, या प्यारे दोस्तों आप उस पर विशेष ध्यान आकर्षण दिलाना चाहते हो, तो वहाँ पे हम दुकरा चिन्ह, जो कि प्यारे दोस्तों दो इस तरह के चिन्ह आएंगे हमारे, जिनको हम दुकरा चिन्ह कहते हैं। इस तरह के जो चिन्ह देते हैं तो उसको दुकरा चिन्ह, ये भी अवतरण चिन्ह कहलाता है। और एक चिन्ह प्यारे दोस्तों हमारा ये आता है, इसको भी हम अवतरण या उद्धरण चिन्ह के नाम से जानते हैं। इसके दो नाम हैं। तो अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी दूसरे के कथन को या अपने विचारों को सूक्ति के रूप में प्रयुक्त करने के लिए किया जाता है। सूक्ति मतलब जो महत्वपूर्ण वचन होते हैं, महत्वपूर्ण शब्दों का समूह होता है, और दूसरे के ऊपर उसका एक अपना प्रभाव और वो विशेषता उत्पन्न करता है। इसके बाद ये जो इकरा चिन्ह होता है हमारा, इकरा चिन्ह, ये वाला इकरा चिन्ह इकरा चिन्ह इकरा चिन्ह का प्रयोग किसी विशेष नाम, उपनाम, उपाधि, पुस्तक,
कविता का नाम, पुस्तक कविता का नाम, संस्था संगठन के नाम, संस्था संगठन के नाम, अज्ञात कथन तथा अपने भावों विचारों को अपने भावों व विचारों के साथ किया जाता है जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने नए पत्ते नामक कविता लिखी। तो प्यारे दोस्तों, इसमें जो हम प्रयोग करेंगे, एक तो ये निराला इनका उपनाम है, यहाँ पे इकरा चिन्ह का प्रयोग होगा। दूसरा, ये नए पत्ते कविता का नाम है, यहाँ पे भी प्रयोग होगा। तो ये उपनाम में या प्यारे दोस्तों कविताओं के नाम में, संस्था या संगठन के नाम में, पुस्तकों के नाम में या उपाधियों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहलाता है। ये जो नेपोलियन है दोस्तों, ये एक उपाधि है, और जब उपाधि है तो उसका प्रयोग जो हम करेंगे वो इकरा चिन्ह के रूप में करेंगे। किसके रूप में करेंगे? इकरा चिन्ह के रूप में। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, जो हम इसका प्रयोग कर रहे हैं वो इस रूप में जो प्रयोग हम कर रहे हैं वो कहलाता है इकरा चिन्ह। जब एक का प्रयोग करेंगे तो इकरा, और जब दो का प्रयोग करेंगे तो वो दुकरा चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है? दुकरा चिन्ह। प्रेमचंद्र ने गोदान लिखा, या गोदान नामक रचना लिखी, या गोदान उपन्यास लिखा। तो यहाँ जो हम प्रयोग करेंगे दोस्तों, इसमें वो गोदान क्या है? एक उपन्यास का नाम है। तो प्यारे दोस्तों, जब भी कोई पुस्तक हो, जब भी कोई उपाधि हो, जब भी कोई उपनाम हो, या जब भी किसी कविता का नाम हो, तो उसको हम इकरा चिन्ह में बंद करते हैं। क्या करते हैं? इकरा चिन्ह। तो इकरा का मतलब होता है जहाँ हम यहाँ पे कोई शब्द, उपाधि, उपनाम का प्रयोग कर रहे हैं तो हमेशा उसमें क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे? इकरा चिन्ह का प्रयोग करेंगे। क्लियर? ये ध्यान रखना है। ये तीनों कंडीशन हमें इकरा चिन्ह के बारे में बताती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अब इसमें इकरा चिन्ह का प्रयोग करोगे या दुकरा चिन्ह का, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, इसमें आप किसका प्रयोग करोगे? तो राइट आंसर है
ये अज्ञात कथन है। ये क्या है दोस्तों? ये अज्ञात कथन है, और अज्ञात कथनों में हमेशा इकरा चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ये क्या है? अज्ञात कथन। आपने देखा होगा बहुत सारी सरकारी जो इमारतें होती हैं या बिल्डिंग होती है, उनकी गैलरी में दीवार पर या फिर किसी प्लेट के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ लिखी होती हैं। मान के चलो वहाँ पर प्यारे बच्चों लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्धि अधिकार है, तो फिर उसके नीचे एक नाम लिखा मिलेगा आपको कि बाल गंगाधर तिलक। कर्म ही पूजा है, उसके नीचे लिखा मिलेगा महात्मा गांधी। तो वो जो प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रसिद्ध पुरुष, नेता, अभिनेता के द्वारा जो कथन कहा गया, उनमें हम दुकरा चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और उनके साथ में हम जिसने वो बात कही उसका नाम लिखते हैं। लेकिन कुछ पंक्ति आपको ऐसी भी लिखी मिलेगी जिनके नीचे लिखा होता है अज्ञात कथन या अज्ञात। यहाँ कथन भी नहीं लिखेगा, वो इतना ही लिख देगा अज्ञात। तो अज्ञात का मतलब ये हुआ कि उसका पता नहीं है कि वो वास्तव में बात कही किसने, वो सूक्ति किसने प्रयोग की, सबसे पहले वो सूक्ति किसकी है। तो उस कंडीशन में हम अज्ञात का प्रयोग करते हैं और उसको इकरा चिन्ह में बंद करते हैं। क्योंकि अगर ये किसी महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री या किसी भी प्यारे बच्चों, महापुरुष, नेता और अभिनेता की पंक्ति होती तो हम इसमें लगाते दुकरा चिन्ह। लेकिन ये अज्ञात कथन है, और अज्ञात कथन में हम किसका प्रयोग करते हैं? अज्ञात कथन में प्रयोग होता है इकरे चिन्ह का। तो ये चारों के चारों सेंटेंस किसके हुए? ये चारों के चारों सेंटेंस हुए प्यारे दोस्तों इकरा चिन्ह की। क्लियर? चलो जी, अब आ जाओ दुकरा चिन्ह पे। दूसरा क्या है हमारा? दुकरा चिन्ह। ये अवतरण चिन्ह ही कहलाते हैं। अवतरण चिन्ह में दो चिन्ह आते हैं। तो दुकरा चिन्ह होता है हमारा ये वाला, दो लगाएंगे, लेकिन ये कहाँ कहाँ लगेंगे? इसका जो हम प्रयोग करते हैं दोस्तों, दुकरा चिन्ह का प्रयोग प्रसिद्ध व्यक्ति, महापुरुष, नेता या प्रसिद्ध पुस्तक के कथनों, सूक्ति, वचनों के साथ किया जाता है। यह तो वो किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति, महापुरुष, कवि, लेखक, नेता का कोई भी प्रसंग हो, कथन हो, सूक्ति हो, वचन हो, या किसी फेमस या प्रसिद्ध प्यारे दोस्तों पुस्तक का कथन हो। जैसे सत्यमेव जयते। तो आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, इसमें एक कंडीशन और ऐड करो। प्रसिद्ध नारे, ध्येय वाक्य, तथा उद्धरण के रूप में प्रयुक्त होने वाली सूक्तियों में भी दुकरा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
अब इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति का कथन हो, महापुरुष का कथन हो, नेता का कोई कथन हो, प्रसिद्ध पुस्तक में से लिया गया हो, कोई भी कथन जिसको हम भाव विचार अभिव्यक्ति कहते हैं, सूक्ति कहते हैं, वचन कहते हैं, या फिर नारे के रूप में हो, ध्येय वाक्य के रूप में हो, या वो उदाहरण के रूप में किसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम प्रयोग करते आए हो। तो प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना, उन तमाम सूक्तियों में हम दुकरा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे? दुकरा चिन्ह का प्रयोग। जैसे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसने कहा? ये कहा प्यारे दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। सत्यमेव जयते। तीसरा, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी। आंचल में है दूध, आँखों में पानी। कर्म ही पूजा है। वेदों की ओर लौटो, प्रकृति की ओर लौटो। जय जवान जय किसान। इन सब में आपको ये ध्यान रखना है, जो हम प्रयोग करेंगे किसका करेंगे? यहाँ भी आएगा दुकरा चिन्ह, यहाँ भी आएगा दुकरा चिन्ह, यहाँ भी हम प्रयोग करेंगे दुकरा चिन्ह का, यहाँ पे भी प्रयोग करेंगे दुकरा चिन्ह का, यहाँ पे भी दुकरा चिन्ह का प्रयोग होगा, यहाँ पे भी दुकरा चिन्ह आएगा, यहाँ पे भी दुकरा चिन्ह आएगा, और यहाँ पे भी हम दुकरा चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये भी दुकरा चिन्ह है और यहाँ पे भी दुकरा चिन्ह। आखिर क्यों? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये एक नारा है, और ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। तो जब किसी दूसरे व्यक्ति का कोई भी कथन, कोई भी भाव विचार, कोई भी नारा, ध्येय वाक्य आप अपने लिए प्रयोग करते हो, तो प्यारे दोस्तों वो कहलाता है दुकरे चिन्ह के अंतर्गत। सत्यमेव जयते किसका प्रयोग करोगे? दुकरा चिन्ह का। क्यों? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य है। मुंडकोपनिषद अपने आप में प्रसिद्ध रचना है, पुस्तक है, उससे लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ध्येय वाक्य के रूप में प्रयोग कर रहा है, इसलिए दुकरा चिन्ह का प्रयोग होगा। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध, आंखों में पानी। मैथिली शरण गुप्त की प्यारे दोस्तों प्रसिद्ध पंक्ति है, दुकरा चिन्ह के रूप में प्रयोग होगा। कर्म ही पूजा है, महात्मा गांधी ने कहा। वेदों की ओर लौटो, प्यारे दोस्तों ये किसने कहा? ये कहा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रकृति की ओर लौटो, ये किसने कहा प्यारे दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर की, ये प्यारे दोस्तों वेदों की ओर लौटो, ये कहा स्वामी दयानंद ने। कर्म ही पूजा है, महात्मा गांधी। यानी कि प्रसिद्ध व्यक्ति के प्रसिद्ध कथन, प्रसिद्ध पुस्तक के प्रसिद्ध सूक्ति या वचन जब हम अपने लिए प्रयोग करते हैं
तो उसको दुकरा चिन्ह के अंतर्गत बंद करते हैं, उसको दुकरा चिन्ह के अंतर्गत बंद करते हैं। इसी को कहते हैं अवतरण। अवतरण का मतलब होता है जब किसी दूसरे के वचन, प्यारे दोस्तों, हम अपने लिए यूज करते हैं, अपने लिए उतारते हैं, तो उसको बोलते हैं अवतरण। उद्धरण का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज़ के प्रस्तुतिकरण के लिए उदाहरण के रूप में किसी हम प्रसंग को रखते हैं, तो वो कहलाता है उद्धरण। तो ये अवतरण और उद्धरण जो चिन्ह थे, ये थे दो प्रकार के। इनमें एक था प्यारे दोस्तों इकरा चिन्ह, और एक दूसरा है इसमें दुकरा चिन्ह, यानी कि एक दुकरा और एक क्या है, इकरा। तो अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी दूसरे के कथन को अपने या अपने विचारों को सूक्ति के रूप में प्रयुक्त करने के लिए किया जाता है। क्लियर? अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़्यादातर पूछा जाता है। विराम चिन्हों में सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चंस अगर पूछा गया तो ये क्वेश्चंस हैं जो हमेशा रिपीट होता है। अगर यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई है तो एक बार यस कीजिए, ओके कीजिए। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो अपना डाउट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं विराम चिन्हों की ओर। ढंग से पढ़ना है, ऐसे नहीं है जैसे किताबों में लिखा होता है कि ये इसका इकरा चिन्ह है, ये दुकरा चिन्ह। आपको वो स्टेटमेंट देगा, अवतरण चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित में से कहाँ किया जा सकता है, अवतरण चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित में से कहाँ नहीं होगा। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों, अगर समझ में आया है तो एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अमित, अनिश, रवि, अंशु, सुरजीत, पंकज, मनीष, गौतम, सत्यम, आकाश, सुनील, प्रवीण, प्रदीप, यश, किरण, बबलू, संगम, मुकेश, ऋषि, यशपाल, सतीश, अनूप, पूजा, प्रीति, प्रियंका, अश्वनी, राजा, सत्यम, विशाल, विपुल, ब्रजेश जी। और का हम नाम नहीं ले सकते हैं, नाम सारे निकल गए। चलो जी, तो आपको ये ध्यान रखना है। हाँ, कोई बात नहीं, जो देर से आप लाइव आए तो आप भी इस चीज़ को अच्छी तरीके से दोबारा से बैक करके समझ सकते हो। और ये पूछा जाएगा, अब तक के विराम चिन्हों में सबसे महत्वपूर्ण विराम चिन्ह है हमारा ये। कुछ स्टूडेंट, आपको ये ध्यान रखना है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक्टिव नहीं है। एक्टिव का मतलब ये हुआ कि वो जब कोई दिक्कत होती है तब तो वो कमेंट करेंगे, लेकिन जब पूछते हैं कोई डाउट है ना, डाउट पूछेंगे, और जब कहते हैं क्लियर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, तो कम से कम एक बार ओके और यस करने से क्या होगा, आपका ब्रेन एक्टिव, आप एक्टिव नहीं होंगे, आपका ब्रेन एक्टिव होगा तो आप एक्टिव हो पाएंगे। क्योंकि ब्रेन क्या करता है, ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों को मैसेज भेजने का काम करता है। तो जब भी ऐसा हम कुछ कहे और आप तुरंत प्रतिक्रिया दो तो उससे वो हमारा एक्टिव मोड में आ जाता है ब्रेन। तो इसीलिए जानबूझ के हम ऐसा कराते हैं ताकि आप और अलर्ट होके चीज़ों को अच्छी तरीके से समझो। ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसके साथ साथ अब पढ़ेंगे हम 12वां विराम चिन्ह। चलो जी, एक होता है प्यारे दोस्तों लोप चिन्ह। क्या होता है? लोप चिन्ह। लोप चिन्ह में हमें जो प्रयोग करते हैं वो 3 क्रॉस, ये 3 क्रॉस का हम प्रयोग करते हैं लोप चिन्ह में। ये हमारा लोप चिन्ह कहलाता है। लोप चिन्ह या लुप्त चिन्ह का प्रयोग अश्लील, अमर्यादित, अश्लील, अमर्यादित, असभ्य शब्द के स्थान पर किया जाता है। जहाँ किसी शब्द का प्रयोग सार्वजनिक जगह पर, सार्वजनिक स्थान पर सबके सामने
न किया जाए तो लिखते समय उसके स्थान पर लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से समझो भाई, देखो यहाँ से क्वेश्चन की वैरायटी चेंज हो रही है, आप थोड़ा सा उस बात पे गौर कीजिए। स्टेटमेंट पूछी जाती है विराम चिन्ह से। क्या पूछी जाएगी? स्टेटमेंट, कि किस चिन्ह का प्रयोग किस कंडीशन में किस आधार पे कहाँ किया जाएगा और कहाँ नहीं किया जाएगा। क्लियर? तो लोप चिन्ह या लुप्त चिन्ह, इसको क्या बोलते हैं? लुप्त चिन्ह अर्थात छिपा लेना का प्रयोग अश्लील। अश्लील का मतलब क्या हुआ? जिस शब्द का प्रयोग आप बड़े बुजुर्गों के सामने, माँ बाप के सामने नहीं कर सकते हो, छोटे बच्चों के सामने जिस शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकते हो, जैसे गाली है, तो ये सब गालियाँ जितनी भी हैं ये अश्लील शब्द है, अमर्यादित शब्द है, असभ्य शब्द है, लेकिन फिर भी आप प्रयोग करते हो। तो जब हम लिखते समय वास्तव में किसी के लिए प्रयोग करना होता है, लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट शब्द ना लिख के उसके स्थान पे हम क्या लिख देते हैं? 3 क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ किसी के लिए लिखा तू, और फिर लिख दिया यहाँ 3 क्रॉस का चिन्ह है। अब तू कुत्ता है, कमीना है, बेईमान है, जो भी लिखना है, तो वो प्यारे दोस्तों अपने आप समझेगा, आपका काम केवल 3 क्रॉस चिन्ह लगा देना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब पुलिस में एफआईआर होती है किसी के खिलाफ, तो वहाँ लेडीज या जेंट्स ये लिखवाते हैं कि इसने मुझे गाली दी, तो पुलिस वाले ये भी पूछते हैं किस तरह की गाली दी, तो वहाँ वो 1-2 गाली को लिख के फिर आगे की जो गाली होती है, जो ज़्यादा असभ्य होती है, अश्लील होती है, मर्यादित होती है, उसको वो क्रॉस के चिन्ह के रूप में लिखते हैं और फिर वो लिख देते हैं आदि। क्योंकि वही रिपोर्ट वहाँ भी सबमिट होगी कोर्ट में जो केस गया है कि झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ, इसने गाली दी, कौन सी गाली दी, तो वो 1 गाली लिख के, 2 गाली लिख के, बाकी जो भी है, क्योंकि जब भी गाली दी जाती है तो लगातार 3-4 गाली दे देते हो, तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ वे गाली नहीं पब्लिक प्लेस में रखी जाती, क्योंकि आप वहाँ कोर्ट में जाओगे, वहाँ बच्चे भी है, बुजुर्ग भी है, महिलाएं भी हैं। वहाँ पुलिस में जब आप स्टेशन गए, आप पुलिस स्टेशन, वहाँ भी बच्चे भी हो सकते हैं, महिलाएं हो सकती है, बुजुर्ग आदमी हो सकते हैं, जिनके लिए वास्तव में सार्वजनिक स्थलों पर और सार्वजनिक स्थानों पर, पब्लिक प्लेस में इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, इनका प्रयोग करना वर्जित है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना, ये एक अमानवीय हमारा कर्तव्य कहलाता है। इसीलिए जहाँ किसी शब्द का प्रयोग सार्वजनिक स्थल पर सबके सामने न किया जाए, तो लिखते समय उसके स्थान पर लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब मान के चलो आपके साथ किसी ने गलत किया है और आपको जो है गुस्सा आ रहा है उस पर, और आपको अपना जो है ना गुबार निकालना है, अपनी भड़ास निकालनी है, तो उस कंडीशन में क्या करोगे आप? तो लिख दोगे तू है। अब वो क्या है वो अपने आप समझेगा, कमीना है, कुत्ता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम इन अश्लील, अमर्यादित और असभ्य शब्दों के लिए लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है लांघव चिन्ह। क्या है? लांघव चिन्ह। और लांघव जो चिन्ह होता है हमारा, लांघव चिन्ह बोलते हैं हम इसको, जब हम शब्द को पूरा ना करके समय बचाने के लिए उसको छोटा करके लिख देते हैं, उसको छोटा करके लिख देते हैं, तो वो कहलाता है प्यारे दोस्तों लांघव चिन्ह। क्या कहलाता है? लांघव चिन्ह। लांघव चिन्ह का प्रयोग शब्द को संक्षेप में
लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या हुआ, हमारा लांघव चिन्ह हुआ। ये क्या हुआ, हमारा लांघव चिन्ह। क्लियर। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, यहाँ समय की बचत के लिए इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। ये कोई बुराई नहीं मानी जाती। आपको डॉक्टर पूरा नहीं लिखना है, आपको डा लिख के नीचे यहाँ पे क्या दे देने, इसी चिन्ह को। प्रोफेसर नहीं लिखना है आपको, ठीक है। ये प्रो लिख के आप इसको दोगे। पंडित नहीं लिखना पूरा, जवाहर नहीं लिखना है, लाल भी नहीं लिखना है, लेकिन लास्ट वाला शब्द आपको पूरा लिखना पड़ेगा जब 3-4 नाम मिक्स साथ आते हैं, ताकि उसी से पता चले कि आखिरकार ये लिखा क्या है। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, जब आप इनका प्रयोग करते हो, जैसे आपने लिख दिया उत्तर प्रदेश, तो इसमें किसका प्रयोग हुआ है, लांघव चिन्ह। लांग गए, लांघने का मतलब क्या होता है, जैसे कोई रास्ते में आप जा रहे हो, नाली आ गई, तो आप क्या करते हो, नाली में पैर रखोगे तब रोड पे रखोगे, ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्ट ही नाली को लांघ जाते हो, बिना उसको छुए, बिना उसमें पैर रखे। जो आप उसको क्रॉस कर गए उसी को लांघव बोलते हैं। ऐसे ही शब्दों के साथ भी है। जैसे आप मध्य प्रदेश प्रयोग करते हो, तो इस रूप में मध्य प्रदेश प्रयोग किया जाता है। दिल्ली पुलिस लिखा जाता है तो आप इस रूप में लिखते हो। उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा जाता है तो आप इस रूप में लिखते हो, उत्तर प्रदेश पुलिस। आपको BA लिखना होता है तो आप इस रूप में लिखते हो। आपको MA लिखना होता है तो आप इस रूप में लिखते हो, MA। तो ये जो है प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, इनका प्रयोग ही हम किस रूप में कर रहे हैं, लांघव चिन्ह के रूप में। किस रूप में कर रहे हैं, लांघव चिन्ह के रूप में। ध्यान ये रखना है, बीच में प्रयोग नहीं होगा, यहाँ लास्ट में प्रयोग होगा। कई बार आप क्या करोगे, मान के चलो आपने यहाँ शब्द ले लिया और यहाँ लगा दिया आपने, तो ये डाव कहलाएगा, ये आधा व्यय का काम करेगा। आपको वहाँ ना लगा के कहाँ लगाना है, नीचे लगाना है यहाँ पे। तो ये यहाँ नहीं लगाना है, कहाँ लगाओगे आप, नीचे लगाओगे। इंग्लिश में भी हम इसी का ऐसे ही प्रयोग करते हैं। जैसे MA लिखना है तो कैसे लिखते हैं, BA लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये MCD लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो ये लिखते हैं ना आप। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, अंग्रेजी में भी किया जाता है। तो इसको कौन सा चिन्ह बोलते हैं, लांघव चिन्ह बोलते हैं। शब्दों की संरचना को छोटा करने के लिए, संक्षिप्त लिखने के लिए, समय और धन दोनों की बचत के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। समय कैसे बचता है, क्योंकि शब्द को लिखने में कम समय लगता है, कम टाइम लिखता है। धन कैसे बचता है, जो इंक का प्रयोग आप करते हो वो पैसे से आती है, अर्थात वो रिफिल, वो पेन पैसे से आता है। तो जितना उसका कम यूज करोगे इतना ही आपका धन बचेगा। तो इसीलिए ये कहलाता है लांघव चिन्ह। जी क्लियर। हाँ, एक बार रिस्पॉन्स दिया करो जल्दी। इसके बाद लोप चिन्ह, लांघव चिन्ह, निर्देश चिन्ह। क्या है, निर्देश या निर्देशन चिन्ह, निर्देश या निर्देशन चिन्ह। निर्देश या निर्देशन चिन्ह का प्रयोग जो हम करते हैं प्यारे दोस्तों, वो करते हैं इस रूप में। एक तो हम निर्देश चिन्ह का प्रयोग इस रूप में करते हैं, एक स्टार के रूप में भी करते हैं, हैज के रूप में भी करते हैं, कै खे गै के रूप में भी करते हैं,
1 2 3 के रूप में भी करते हैं, इसके साथ A B C के भी रूप में करते हैं। तो ये डायरेक्शन है, तीर के निशान के रूप में भी निर्देश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर प्रयोग हम इसका करते हैं, ये वाला जो है इसी को निर्देश चिन्ह या निर्देशन चिन्ह कहता है, जो डायरेक्शन को बताने के लिए किया जाता है। जब चीज़ों को आप पैराग्राफ में ना लिखकर टू द पॉइंट लिखते हो तो उसी को प्यारे बच्चों डायरेक्शन कहलाते हैं, निर्देश चिन्ह कहलाता है। आजकल कंप्यूटर हाथ की उंगली का प्रयोग करता है, ठीक है। ऐसे ही हम आवश्यकता के अनुसार पहले तो लंबे समय से केवल इसका ही प्रयोग करते रहे, अब हम इन तमाम चीज़ों का प्रयोग डायरेक्शन को बताने के लिए करते हैं। तो जो शीर्षक होते हैं, हेडिंग जो होते हैं, आपको ध्यान रखना है, उसमें भी प्यारे दोस्तों हम इनका प्रयोग करते हैं। जो भी जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्रस्तावना डाला, तो प्रस्तावना डालेंगे तो यहाँ डायरेक्शन हो गए। इसके बाद में आपने लिखा भूमिका, तो यहाँ क्या होगा, ये लगाओगे। आपने फिर लिखा यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव, आप लिखना चाहते हो चीज़ों को, डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर आप देना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, ये हेडिंग डाल के प्रस्तावना, भूमिका, निष्कर्ष क्या करोगे, डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि यहाँ प्रस्तावना के रूप में चीज़ों को लिखा जाएगा, यहाँ भूमिका के रूप में, यहाँ निष्कर्ष के रूप में चीज़ों को लिखा जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, हमारा निर्देश या निर्देशन चिन्ह कहलाता है। इसके बाद में है हमारा 15वां, इसमें किसका प्रयोग करेंगे हम, इसमें प्रयोग करते हैं हम विवरण चिन्ह। किसका प्रयोग करेंगे, विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और विवरण चिन्ह 2 बिंदी होगी और फिर ये डायरेक्शन निर्देशन चिन्ह लगाएंगे। ये कौन सा चिन्ह कहलाता है, ये विवरण चिन्ह कहलाता है। कौन सा कहलाएगा, विवरण चिन्ह। जैसे आपको अपने घर का एड्रेस लिखना है, पता, आपको कोई चीज़ नोट करनी है, तो आप कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हो, इस चिन्ह का प्रयोग करते हो। इसको कौन सा चिन्ह कहते हैं, विवरण चिन्ह कहते हैं। तो इसे कौन सा चिन्ह कहेंगे, विवरण चिन्ह कहेंगे। जब आप किसी एक बिंदु, किसी एक चीज़ के, वस्तु, पदार्थ, विषय के बारे में कम से कम शब्दों में आप वर्णन करते हो, तो वहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, विवरण चिन्ह का प्रयोग। जैसे पता और नोट है। इसके बाद में यहाँ पे देखो, इसके साथ हम प्रयोग करते हैं प्यारे दोस्तों आवर्ती चिन्ह। कौन सा चिन्ह, आवर्ती चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आवर्ती जो चिन्ह होता है, इसके लिए हम प्रयोग कर रहे होते हैं इस वाले चिन्ह का। इसी को हम पुनरावर्ती भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, पुनरावर्ती चिन्ह या रिपीट होने वाला चिन्ह। क्लियर, ये पुनरावर्ती चिन्ह भी कहलाता है। कहाँ पे प्रयोग करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब दोबारा से फिर लिखना है हमें कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है हमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऐसे लिख लेते हैं ना। तो यही क्या है, जब प्रसाद इसमें भी आता है और द्विवेदी हजारी में, तो शब्द ना लिख के हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आवर्ती चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे। किस चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे, आवर्ती चिन्ह का प्रयोग। इसके बाद इति श्री, कौन सा चिन्ह, इति श्री या समाप्ति चिन्ह, इति श्री या समाप्ति चिन्ह। इति श्री समाप्ति चिन्ह में हम 2 चिन्हों का प्रयोग करते हैं। एक तो बड़ी रेखा 0, फिर इससे छोटी रेखा 0, फिर इससे छोटी रेखा 0। दूसरा चिन्ह होता है पहले सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा और फिर सबसे छोटा। इस तरीके से समाप्ति चिन्ह, तीसरी चिन्ह के लिए हम इन 2 चिन्हों का प्रयोग करते हैं। कार्य की पूर्णता समाप्ति पर, कार्य की पूर्णता समाप्ति पर ही हम इन दोनों चिन्हों का प्रयोग करते हैं। मान के चलो 10 क्वेश्चंस आए हैं डिस्क्रिप्टिव, जिनके बारे में आपको आंसर देना है, और वहाँ लिखा है कि सभी क्वेश्चंस करने अनिवार्य है। तो अगर आपने पहले क्वेश्चंस के बाद इनमें से कोई सा चिन्ह लगा दिया, तो ये अब एग्जामिनर की मर्जी है कि वो बाकी के नो चेक करे या ना करे। क्योंकि आपने ये चिन्ह जो लगाया है,
ये बताता है कि कार्य की पूर्णतः समाप्ति हो गई। और जब कार्य की पूर्णतः समाप्ति के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसके आगे और कुछ नहीं है। वही चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। हमेशा जब भी 10 क्वेश्चन कंप्लीट करोगे उसके बाद इसका प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ों का आपको ये ध्यान रखना है, इति कहते हैं अंत को, इति कहते हैं समाप्ति को, इति कहते हैं बाद को, श्री कहते हैं आरंभ को, शुरुआत को। तो यानी कि आरंभ किए गए कार्य की जब समाप्ति होती है तो उसे कहते हैं हम इति श्री, अर्थात इति सिद्धम, हमने सिद्ध कर दिया है। जैसे मैथ को करते समय जो मैथ की जो परमें थी ज्योमिति में, तो जब परमें को सिद्ध कर दिया जाता था तो लास्ट में एक शब्द प्रयोग करते थे हम, इति सिद्धम, अर्थात इसको सिद्ध कर दिया गया। तो इति का प्रयोग क्या होता है? अंत होता है। इति का मतलब समाप्त होता है, इति का मतलब लास्ट होता है, इति का मतलब बाद होता है, और श्री का मतलब आरंभ होता है, शुरू होता है। तो इसको समाप्ति चिन्ह और इति श्री चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 18 का प्रयोग जो हम करते हैं प्यारे दोस्तों, वो है कोष्टक चिन्ह। कौन सा चिन्ह है? कोष्टक चिन्ह का प्रयोग भी हम करते हैं हिंदी में, और केवल 2 कोष्टक का हम प्रयोग करते हैं। एक होता है छोटा कोष्टक, छोटी डिजिट, और जो बड़े कोष्टक का हम प्रयोग करते हैं दोस्तों, वो बड़े कोष्टक का प्रयोग बड़ी डिजिट में करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप यहाँ छोटे कोष्टक का प्रयोग करते हो तो छोटा ए लिखोगे, बड़े कोष्टक का प्रयोग करते हो तो बड़ा ए। छोटी डिजिट के साथ छोटा कोष्टक, बड़ी डिजिट के साथ हमेशा बड़े कोष्टक का प्रयोग होता है। जो मंझला कोष्टक होता है ये वाला, इसका प्रयोग हिंदी में नहीं किया जाता, इसका प्रयोग मैथ में होता है। केवल 2 कोष्टक का प्रयोग आप करोगे। इसका प्रयोग कहाँ होगा? वाक्य में शब्द का अन्य अर्थ बताने के लिए छोटे कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। छोटे कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। कैसे प्रयोग करेंगे जी? आज रात को चंद्रमा मयंक नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ प्यारे दोस्तों, ये चंद्रमा का दूसरा शाब्दिक अर्थ बताने के लिए हमने किसका प्रयोग किया? यहाँ कोष्टक का प्रयोग किया। किसका प्रयोग हुआ दोस्तों? यहाँ पे कोष्टक का प्रयोग। तो ये जो छोटे कोष्टक का प्रयोग किया, ये यहाँ इस वाले शब्द का शाब्दिक अर्थ बताने के लिए किया कि प्यारे दोस्तों, यहाँ चंद्रमा मयंक को या मयंक चंद्रमा को, हम यहाँ मयंक लिख के यहाँ चंद्रमा लिख सकते हैं, यहाँ चंद्रमा लिख के हम मयंक लिख सकते हैं। क्लियर? तो मान के चलो मैं यहाँ मयंक का प्रयोग करता, तो आप में से बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं मयंक का किसका पर्यायवाची है, किसका समानार्थी है। तो इसलिए यहाँ पहले चंद्रमा रखा, बाद में क्या कर लिया? मयंक। तो जब भी किसी शब्द का प्रयोग डेली रूटीन में बहुत कम होता हो और ज़्यादातर लोग उससे कहीं ना कहीं अनभिज्ञ हो, जानते ना हो उसके बारे में, तो उस समय हम सेंटेंस में शब्द का प्रयोग करते समय कोष्टक में उसका दूसरा समानार्थी पर्यायवाची ऐसा प्रयोग कर लेते हैं जिसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग होता रहा हो और जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको जानते हो कि ये किस सेंस में प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको करना है ये वाला, यहाँ के लिए रात को मयंक, फिर क्या लिखोगे? चंद्रमा। ठीक है? नहीं दिखाई देगा। क्लियर? तो ये छोटे कोष्टक का प्रयोग आपको इस रूप में करना है। मयंक शब्द का प्रयोग रोज नहीं करते आप चंद्रमा के लिए, कभी कभार करते हो। फिर कोष्ठ में इस मयंक का अर्थ आप बताओगे, अंडरलाइन नहीं करोगे, ये ध्यान रखना है। कभी आप यहाँ से सारी चीज़ों की कॉपी करने लगो।
ठीक है, तो ये क्या है, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। इसके बाद 19वां त्रुटि पद। त्रुटि पद, अहंस पद, काग पद या विस्मरण चिन्ह। विस्मरण चिन्ह, ये सारे एक ही नाम है। तो ये वाला जो चिन्ह हम प्रयोग करते हैं वो प्रयोग करते हैं इस रूप में। लेमड़े की आकृति का एक चिन्ह होता है जिसे हम त्रुटि पद, हंस पद या कागपद और विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। ये गलती को सुधारने के लिए, गलती त्रुटि को सुधारने के लिए प्रयुक्त होता है। गलती त्रुटि को सुधारने के लिए प्रयुक्त होता है। जहाँ कोई शब्द गलत लिखा जाए या एक शब्द छूट जाए, तो उसके स्थान पर त्रुटि चिन्ह का प्रयोग करके शब्द को सही रूप में लिखा जाता है। जैसे राजा दशरथ के 4 थे। अब 4 क्या थे, भूल गए, छूट गया। और जब छूट गया तो हमारे पास रास्ता क्या है, हमारे पास रास्ता है ये कि हम क्या करेंगे, यहाँ त्रुटि चिन्ह लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे पुत्र। अगर आपको शब्द नीचे लिखना है तो आप चिन्ह भी नीचे लगाओगे, शब्द अगर आपको ऊपर लिखना है तो चिन्ह भी आप ऊपर लगाओगे। ये आपको ध्यान रखना। आप इसके स्थान पे किसका प्रयोग करते हो, वी का कोई चिन्ह हिंदी में है ही नहीं। इसके स्थान पे आप कभी ये लगा देते हो, कभी इसका प्रयोग करते हो, तो ये तो राइट का चिन्ह है, ये कोई चिन्ह ही नहीं है। ये जो वी है ये अंग्रेजी में प्रयोग होता है। कई बार आप इसके स्थान पे इसका प्रयोग करते हैं, ये भी कोई चिन्ह नहीं होता है। चिन्ह होता है ये वाला लेमड़ा, ठीक है, लेमड़े की आकृति का ये चिन्ह होता है जिसको हम त्रुटि पद, हंस पद, त्रुटि मतलब गलती को सुधारने के लिए, ये हंस की आकृति का है, हंस इस तरह से बैठता है इसीलिए हंस पद कहते हैं। ये काग कहते हैं कौवे को, ये कौवे की आकृति का चिन्ह है इसलिए इसको कागपद कहते हैं। विस्मरण मतलब होता है भूलना, स्मरण मतलब याद करना, विस्मरण मतलब भूलना। जब कोई चीज़ भूल जाते हैं फिर याद आती है तो हम विस्मरण चिन्ह लगा के उसको वहाँ लिख लेते हैं। जैसे राजा दशरथ के 4 थे, अब 4 क्या थे वो भूल गए, तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पे ये चिन्ह लगा के हमने प्यारे दोस्तों पुत्र शब्द लिख लिया। और मान के चलो यहाँ राजा दशरथ में आपने ये वाला सह लगा दिया, ये वाला सह, ये गलत हो गया, तो आप क्या करोगे, इसको पूरे को काटोगे, ठीक है। तो तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है आप इसको सर्कल करो, लेमड़ा चिन्ह लगाओ और यहाँ पे लिख दोगे ये वाला सह, तो वो अच्छा तरीका माना जाता है। तो पूरे सेंटेंस को काट पीट के दोबारा लिखना, उसको पूरा कलर कर देना और पेज के पीछे इंक निकाल देना, वो एक बेवकूफ़ी और प्यारे बच्चों वास्तव में अनावश्यक चीज़ मानी जाती है। लेकिन वहाँ पर जब आपसे कोई गलती होती है उसी को सर्कल करो। फ्लू जो आप लगाते हो वाइटनर वगैरह, तो वो वास्तव में अवैध माना जाता है, ठीक है, उसका प्रयोग आप नहीं कर सकते, वो वर्जित है, निषेध है। तो आप जो भी गलती हुई है उसी गलती को सुधारने के लिए वहाँ प्रयोग करोगे, क्योंकि समझने वाला वहीं से चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लेता है उन चीज़ों को करके। तो गलती त्रुटि सुधारने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं,
त्रुटि पद, हंस पद और कागपद अर्थात विस्मरण चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। क्लियर? चलो जी, इसके बाद में है 20वां चिन्ह। इसके बाद क्या है? 20वां चिन्ह है हमारा। इसमें किसका प्रयोग करेंगे हम? नुक्ता चिन्ह। किसका प्रयोग होगा? नुक्ता चिन्ह का प्रयोग होगा। तो ये क्या कहलाते हैं? हम इसको बिंदु तल भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बिंदु तल। नुक्ता चिन्ह, बिंदु तल, ठीक है, या आगत या गृहीत चिन्ह भी बोलते हैं। आगत या गृहीत चिन्ह भी इनको बोला जाता है। हमेशा जो ये 4 वर्ण होते हैं, 5 सॉरी, एक तो ये कै, एक ये खे, एक ये गे, और एक ये जय, और एक ये फे। तो उर्दू के शब्दों में जब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं इनका, तो हम बिंदु तल नुक्ता के साथ ही इनका प्रयोग करते हैं। जैसे शब्द आ गया कमीना, इससे शब्द आ गया ख्याल, इससे शब्द आ गया गजल, और इससे शब्द आ गया नज़र, और इससे शब्द आ गया सफल। तो जब भी हम अरबी का, उर्दू का शब्दों का प्रयोग हिंदी में करते हैं और उनमें प्यारे दोस्तों इन 5 वर्णों में से किसी एक वर्ण का प्रयोग करें, तो हम हमेशा नीचे क्या लगाएंगे? हम बिंदी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इस बिंदी का। इसको बोलते हैं उर्दू में नुक्ता, हिंदी में बोलते हैं इसको बिंदु तल, और इसको कहा जाता है आगत या गृहीत वर्ण। क्योंकि ये दूसरी भाषाओं से आए हैं, इसलिए इनको आगत या गृहीत वर्ण कहते हैं। ये जो प्रक्रिया है, ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हुए। उन्होंने प्यारे दोस्तों हिंदी के अंदर जब हम उर्दू का प्रयोग करेंगे, उर्दू के शब्दों का प्रयोग करेंगे, उसमें जब भी इन 5 वर्णों का हम प्रयोग करेंगे तो हमेशा उनके साथ क्या करेंगे? नुक्ता लगाएंगे, बिंदी लगाएंगे। तो ये कहलाता है हमारा नुक्ता चिन्ह, बिंदु तल, आगत और गृहीत चिन्ह। ये किसी वर्ण के स्थान पे नहीं आता, बल्कि ये सिर्फ इस पहचान को बताता है कि ये सारे के सारे शब्द उर्दू के शब्द हैं। किसके शब्द हैं? उर्दू के शब्द। इसके बाद 21वां है प्यारे दोस्तों हमारा अर्धचंद। क्या है? अर्धचंद चिन्ह। और जो अर्धचंद चिन्ह होता है प्यारे दोस्तों, वो होता है हमारा ये वाला। इसका प्रयोग केवल और केवल अंग्रेजी के शब्दों की पहचान बताने के लिए हम करते हैं, और हिंदी में इसका जो प्रयोग होता है वो इस वाले वर्ण की साउंड देता है, औ की साउंड देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे शब्द आ गया प्यारे बच्चों कॉफ़ी, इसीलिए हम प्रयोग करते हैं कॉलेज। ऐसे ही हम प्रयोग करते हैं हाफ, ऐसे ही हम प्रयोग करते हैं फुटबॉल, ऐसे ही हम प्रयोग करते हैं वॉलीबॉल। तो ये ऊपर जो हम लगा रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। पॉलीथीन शब्द आ गया, पॉलीथीन, एनीथिंग, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। बॉस शब्द आ गया, ऑफिस शब्द आ गया, ऑफिस। तो ये सारे के सारे क्या कहलाए? ये अंग्रेजी के शब्द कहलाए। क्यों? क्योंकि इस वाले चिन्ह का प्रयोग अर्धचंद, अर्धचंद बिंदु नहीं, केवल अर्धचंद का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? अंग्रेजी में। साउंड क्या आएगी? साउंड आएगी औ। तो इसको क्या बोलेंगे? फुट बॉल, बाल नहीं बोल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? कॉलेज नहीं कॉलेज, क्योंकि औ की साउंड देगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको ध्यान है, इसको बास नहीं बोलेंगे, बोस। तो वहाँ वो हम साउंड निकाल रहे हैं उसके, तो इसलिए वो उस वर्ण के स्थान पर हम अंग्रेजी के शब्दों में जब कोई भी इंग्लिश का, अंग्रेजी का शब्द अब हिंदी में देवनागरी लिपि में लिखे, ये कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? देवनागरी लिपि में हैं ये शब्द। किसके? अंग्रेजी की। तो अंग्रेजी के शब्दों को जब देवनागरी लिपि, हिंदी की लिपि में लिखा जाता है, तो हम इस वाले चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो वो साउंड निकालेगा हमारे औ की। तो ये कौन सा चिन्ह हो गया हमारा? 21वां चिन्ह हुआ। इसके बाद में 22वां चिन्ह। 22वां चिन्ह कौन सा हुआ हमारा? अर्धचंद बिंदु। क्या है? अर्धचंद, अर्धचंद बिंदु चिन्ह। अर्धचंद बिंदु जो चिन्ह होते हैं हमारे, वो होते हैं ये वाले। यहाँ पे ये अर्धचंद होगा और बीच में क्या लगा होगा? बिंदी। ये प्रयोग जो होते हैं ये हमें बताते हैं तद्भव शब्दों को। किसके बताएंगे? तद्भव शब्द को बताएंगे, अर्थात हिंदी के शब्दों में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल चांद शब्द आ गया, आँख शब्द आ गया, आँख, दांत शब्द है,
या गांव शब्द है, इन सब में हम किसका प्रयोग करते हैं? अर्धचंद बिंदु का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अर्धचंद बिंदु का। एनीथिंग, और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, ठीक है, जैसे ऊँट शब्द का आ गया, ऊँट, तो इन सब में किसका प्रयोग करें? अर्धचंद बिंदु का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे के सारे हिंदी के यथार्थ तद्भव कहलाएंगे। पहले अर्धचंद, इसके साथ साथ बिंदु, अर्धचंद और बिंदु, अर्धचंद और बिंदु, ये सारे क्या है? ये हिंदी के शब्द है। ये सारे के सारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो ये कहलाए हमारे अर्धचंद बिंदु चिन्ह। क्या कहलाए? अर्धचंद बिंदु चिन्ह कहलाए। क्लियर? इसके बाद में और कौन कौन सा चिन्ह बच गया और क्या क्या आप पढ़े थे 10 चिन्हों में? अर्धचंद आ गया, योजक चिन्ह आपको बता दिया है, अवतरण, उद्धरण, आवर्ती चिन्ह ये भी हो गया है, कोष्टक चिन्ह भी बता दिया, ठीक है। तो ये हमारे जो चिन्ह हैं प्यारे दोस्तों, इनका सभी का प्रयोग हम विराम चिन्हों के रूप में कर रहे हैं। इन्हीं सभी का प्रयोग हम किस में कर रहे हैं? विराम चिन्हों के रूप में इन तमाम चिन्हों का हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ देखने दो, कोई छूटा तो नहीं, ये नहीं, निर्देशक, अवतरण, योजक चिन्ह, ठीक है, लोप ये भी हो गया, इकरा दुखरा चिन्ह भी हो गया, ठीक है, अर्धचंद बिंदु वाले भी हो गए, रिक्त स्थान रेखांकित, रिक्त स्थान रेखांकित चिन्ह, ठीक। चलो जी, ये ही ज़्यादातर हम 22 ये चिन्हों का प्रयोग हम विराम चिन्हों के रूप में हम हिंदी के अंदर जो तमाम अलग अलग भाषाओं के शब्द प्रयोग करते हैं उन सब में इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना। ये पूरा का पूरा जो विराम चिन्ह वाला टॉपिक है ये हमारा हो गया। इसके बाद में जो हम नया टॉपिक शुरू करेंगे प्यारे दोस्तों कल, वो लेंगे लिंग और वचन, ठीक है, या जो भी टॉपिक हमारे बचे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल समास है, कारक है, वाक्य है, वाच्य है, इसके साथ काल है, ये सारे के सारे जो हमारे हैं टॉपिक, रस छंद अलंकार है, ये सारे टॉपिक हमारे बचे हैं। हाँ, आवर्ती चिन्ह का प्रयोग नहीं, आवर्ती बता दी, आवर्ती पुनरावर्ती ये रहा, ठीक है, आवर्ती बता दिए हैं दोस्तों, ये रहा आवर्ती चिन्ह, कोष्टक भी हो गया है, ठीक है, ये आवर्ती चिन्ह है। सारे हो गए, ये 10 ये हो गए, फिर कुछ आज कर लिए हमने प्यारे दोस्तों 12, तो टोटल हो गए हमारे 22, क्योंकि 10 हम कल पढ़ चुके थे। तो ये आपको ध्यान रखना। हाँ, तो अनुस्वार चिन्ह भी हो गया है, विसर्ग भी बता दिए, हलंत भी बता दिए, ठीक है। तो इन्हीं चिन्हों का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं। किताबों में करीब 15 चिन्हों के आसपास ही हम चर्चा करते हैं, ठीक है। कोई नहीं, 25 नहीं है तो यही हुए, ठीक है, इनके अलावा कुछ दूसरा कोई बचा भी नहीं है, ठीक। कोष्ठक भी हो गया, छोटा कोष्ठक बड़ा कोष्ठक दोनों को एक साथ ही बता दिए थे, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। हाँ, हो गए, ये लो जी, ये हुई ना बात, ये हुई। चलो जी, इसके अलावा जो हम प्रयोग करते हैं आगे याद, 22-23वां जो चिन्ह है वो है पर्सनवाचक चिन्ह। क्या है? पर्सनवाचक चिन्ह। हाँ, जो चिन्ह बचे थे वो सब आपको वैसे पता है। पर्सनवाचक चिन्ह क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? जब हम कब सेंटेंस में कहीं पर क्या शब्द आ जाए, कब, कौन, क्या, कैसे, कितने, क्यों और कहाँ, कहाँ आदि प्रश्नवाचक, आदि प्रश्नवाचक, आदि प्रश्नवाचक, आदि प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग वाक्य में होने पर, वाक्य में होने पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, कौन सा चिन्ह? ये वाला प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना आवश्यक होता है। प्रयोग करना आवश्यक या अनिवार्य, आवश्यक होता है।
तो जब भी आप इनमें से कोई भी शब्द प्रयोग करो, कब, कौन, क्या, कैसे, कितने, क्यों और कहाँ, देश, ठीक है, आप कहाँ मिलोगे तो क्या लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। आप क्यों नहीं पढ़ते हो, ठीक है, आप कितने लोग एक साथ ग्रुप में जा रहे हो, ठीक है, आप कैसे हो, आप खाने में क्या लोगे, देखो दरवाजे पर कौन खड़ा है, आप कब दिल्ली आओगे, ये सब क्या है, ये सारे के सारे प्यारे दोस्तों हमारे चिन्ह हैं। करा दिए, बोधक चिन्ह हो चुके हैं प्यारे बच्चों, रेखांकित चिन्ह भी हो चुके हैं। तो ये जब हम कोई इनका प्रयोग, किसी का भी एक का प्रयोग हम करेंगे, कब का प्रयोग हो, कौन का प्रयोग, क्या, कैसे का प्रयोग, कितने का प्रयोग, किसी भी सेंटेंस में करेंगे, ठीक है। आप जयपुर कब जाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप जयपुर कब जाओगे, तो अब जाओगे के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। आप कहाँ रहते हो, तो जैसे ही प्यारे दोस्तों हमने यहाँ प्रयोग किया, आप कहाँ रहते हो, तो कहाँ क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है, आप कहाँ रहते हो, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो ये कौन सा चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद में 24 क्या है हमारा, संबोधन चिन्ह। क्या है दोस्तों, संबोधन चिन्ह। इसी का ही दूसरा नाम क्या होता है, इसी का ही दूसरा नाम होता है विषम्य बोधक चिन्ह। कौन सा चिन्ह होगा, विषम्य बोधक चिन्ह हम इसको कहते हैं। कौन सा चिन्ह कहेंगे, विषम्य बोधक। ये वाला चिन्ह हम इसमें प्रयोग करते हैं। ये किसको बताता है, ये आश्चर्य को बताएगा। ये किसको बताता है, आश्चर्य को बताने के लिए, हर्ष अत्यधिक खुशी को प्रकट करने के लिए, शोक अत्यधिक दुख पीड़ा को प्रकट करने के लिए, ग्लानि घृणा को प्रकट करने के लिए, या आशीर्वाद के लिए, आशीर्वाद के लिए, आशीर्वाद के लिए, संबोधन के लिए, संबोधन के लिए, या स्वीकृति के लिए, आशीर्वाद के लिए, संबोधन के लिए, या स्वीकृति के लिए किसका प्रयोग करते हैं, संबोधन बोधक, संबोधन बोधक या विषम्य बोधक, संबोधन बोधक या विषम्य बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विषम्य बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कौन सा चिन्ह है, वो जो आपको पढ़ा चुके हैं, किस में, अव्यय में पढ़ा चुके हैं, ये वाला चिन्ह। जहाँ भी ये चिन्ह आ जाए, खड़ी पाई और ये जीरो, तो वो क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसका प्रयोग, मान के चलो शब्द आ गया अच्छा, अभी अच्छा क्या है, विशेषण, लेकिन अभी चिन्ह लगते ये विशेषण नहीं बना, ये अव्यय बन गया। अच्छा का प्रयोग हम संज्ञा के रूप में भी करते हैं, विशेषण के रूप में भी करते हैं, क्रिया विशेषण के रूप में भी करते हैं, अव्यय के रूप में भी करते हैं। तो यहाँ प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके बाद भी हम क्या करते हैं, इसके बाद हे राम, इसमें भी हम क्या करते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, शाबाश आपने तो कमाल कर दिया, ठीक है, वाह कितना अच्छा बच्चा है, ये सब क्या लगाया हमने, संबोधन चिन्ह। तो यानी कि जो विषम्य बोधक अव्यय होते हैं, जिनको हम संबोधन बोधक अव्यय कहते हैं, वो भी प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है क्या कहलाते हैं, ठीक है। उनमें सब में संबोधन चिन्ह, विषम्य बोधक चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। जितने भी वे विषम्य बोधक अव्यय, हमेशा चिन्ह से ही आप इससे पहचानोगे, ठीक है। किसी भी चीज़ को बुलाने के लिए, याद करने के लिए, स्तुति करने के लिए, भजन कीर्तन करना ही संबोधन कहलाता है। लेकिन इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसका प्रयोग आश्चर्य के लिए भी कर सकते हैं, साथ के साथ दूसरा कहाँ करेंगे, हर्ष के लिए, शोक के लिए, ग्लानि के लिए, घृणा के लिए, आशीर्वाद के लिए, इसके साथ साथ संबोधन के लिए और स्वीकृति के लिए भी इसका प्रयोग हम करते हैं। इसके बाद आ गया आपका 25, यानी कि प्यारे दोस्तों 25 क्या है प्यारे दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, तुल्यता चिन्ह। कौन सा चिन्ह आता है, तुल्यता चिन्ह। कौन सा चिन्ह बोलेंगे इसको, तुल्यता। इसका जो चिन्ह है वो तुल्यता चिन्ह कौन सा होता है, ये बराबर का चिन्ह होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, बराबर वाला चिन्ह, इसको मैथ में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं तुल्यता चिन्ह। तुल्यता चिन्ह का प्रयोग, तुल्यता चिन्ह का प्रयोग
समानता समानता को प्रकट करने के लिए, समानता को प्रकट करने के लिए, समानता को प्रकट करने के लिए किया जाता है, समानता को प्रकट करने के लिए किया जाता है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तुल्यता चिन्ह का प्रयोग, तुल्यता चिन्ह का प्रयोग एक शब्द का अर्थ या अकेले शब्द का अर्थ, अकेले शब्द का अर्थ, अकेले शब्द का अर्थ बताने के लिए, अकेले शब्द का अर्थ बताने के लिए भी होता है। जब हम सेंटेंस में किसी शब्द का अर्थ बता रहे हैं तो छोटे कोष्ठक का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब किसी एक शब्द का अर्थ बता रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सन्निधि, तो इसका किसी को अर्थ नहीं पता, तो क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे अत्यंत निकटता। सन्निधि का अर्थ क्या हुआ, अत्यंत निकटता। तो अब बच्चों की जो किताब होती है 6 क्लास से लेके 9-10 की क्लास में जब चैप्टर कंप्लीट होता है तो उस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद शब्दार्थ दिए होते हैं, तो एक तरफ शब्द लिखेंगे, दूसरी तरफ उसका अर्थ, और बीच में लगेगा तुल्यता चिन्ह अर्थात बराबर का चिन्ह। किसके लिए बताते हैं, समानता को बताने के लिए, समान अर्थी के लिए, समान अर्थी अर्थात समान अर्थ के लिए। ठीक है, समानार्थी किसको बोलते हैं, समान अर्थ बताने के लिए भी हम इसका तुल्यता का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तुल्यता। भूल मत जाना, तुल्यता मतलब बराबर। तो हिंदी में आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, इन 25 चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। हिंदी के अंदर इन 25 चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अगर ये विराम चिन्ह समझ में आ गए हैं तो सारे बच्चे एक साथ एक झटके में ओके कीजिए, यस कीजिए, उसके बाद फिर आगे बहुत काम की चीज़ आपको बताएंगे। और जब तक आप ओके और यस नहीं करोगे, कोई डाउट नहीं पूछोगे, अगर डाउट है आपका तो फिर नहीं बताएंगे जी। अगर समझ में आ गए 25 विराम चिन्ह, क्लियर, तो ये हम प्रयोग करते हैं लिखते समय। बोलते समय इनके स्थान पर पर्टिकुलर हम कुछ ठहराव लेते हैं, विश्राम लेते हैं, तो इसीलिए इनका प्रयोग केवल लिखते समय ही किया जाता है। ठीक है, चलो जी, ठीक है। कोष्ठक का प्रयोग ABCD में इस रूप में करते हैं। ये A लिख दिया, ये B लिख दिया और ये C लिख दिया। जब छोटा A छोटा B है तो छोटा कोष्ठक, और जब आप ये A लिखोगे इसके स्थान पे ये करोगे प्रयोग, जब ये B लिखोगे ये प्रयोग करोगे, और जब ये वाला C लिखोगे तो बड़ा कोष्ठक प्रयोग करोगे। ठीक है। ग्लानि कहते हैं गिल्टी को, जैसे छी छी थू थू धत तेरेगी, तो ये छी छी थू थू धत तेरेगी में क्या प्रयोग करोगे आप, इसमें प्रयोग करोगे, जैसे लिखोगे आप थू थू, तो इस थू थू के बाद में ये प्रयोग करोगे छी छी, ये सब ग्लानि है। ठीक है, तो ये सब है धत तेरेगी, धिक्कार है तुम पे, तो उससे काम नहीं हुआ, तो ये क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, ये ग्लानि कहलाती हैं। ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू। चलो आगे बढ़ो, चलो जी, ठीक है ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, और किसी का कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, मज़ा आ गया। मज़ा इसलिए आया कि आप थोड़ा अलर्ट होके पढ़ते हो, आपको सिलेक्शन लेना है इसलिए। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है, 1 या 2, कभी भी 3 क्वेश्चन यहाँ किसी भी पेपर में नहीं आएंगे। ऐसा कोई पेपर ही नहीं है जिसमें विराम चिन्ह ना पूछा जाए, जिसमें विराम चिन्ह ना पूछा जाए, ये आपको ध्यान रखना। छोटी डिजिट के साथ छोटे कोष्ठक का प्रयोग और बड़ी डिजिट के साथ बड़े कोष्ठक का प्रयोग होते हैं, लेकिन हम समय की बचत के लिए क्या करें, हम कोष्ठक का प्रयोग भी नहीं करते। मान के चलो हमने यहाँ ये लिखा है, ठीक है, तो हम इसके लिए कोष्ठक का प्रयोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमने यहाँ 1 लिख लिया, तो हम क्या करते हैं, यहाँ इसके स्थान पे बिंदी कर देते हैं। तो यहाँ पे इस कोष्ठक के स्थान पर
इस कोष्टक के स्थान पे यहाँ पे इस बिंदी का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे हम वहाँ कोष्टक ना लगा के 1 2 3 4 ये गलत माना जाता है। हालांकि समय की बचत के लिए हम इसका डॉट का प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग हमें क्या करना है, प्रयोग करना है बड़े कोष्टक का। जब हम ये प्रयोग करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, हम इनका प्रयोग करेंगे। क्लियर, ये ध्यान रखना है। ऐसे ही ABCD में प्रयोग होता है। जब हम ABCD लिखते हैं तो यहाँ ABC और D इसके स्थान पे होना क्या चाहिए, इस वाले कोष्टक का प्रयोग। तो ये आपको ध्यान रखना है। जब आपको D लिखना है तो आप इस रूप में लिखोगे। तो आज आपने क्या पढ़े, आप पढ़े अपने विराम चिन्ह। क्या पढ़े आपने, विराम चिन्ह। आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों। बाकी जो है कराएंगे 25 आपके हो गए। बाकी नया टॉपिक कराएंगे आपको कल। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। 10 कराए थे कल, 15 कराए आज, टोटल हो गए 25। ठीक है, सभी दोस्तों को नमस्कार।